चैप्टर का नाम चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स। आपने चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा है? तो नहीं पढ़ा सर यार। अच्छा, अब पढ़ना। अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ इसकी, आव्यूह की। आव्यूह की डेफिनेशन क्या है कि एम और एन, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक। एम यस सर। एम एन संख्याओं, ये दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। एम एन संख्याओं के एक निकाय। अच्छा, मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ही कर लोगे, और मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, एग्जांपल्स कराऊंगा या एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन आपको उसके अंदर की चीजें भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आपको मैथमेटिक्स फील आएगी मैथमेटिक्स में कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि रिवीजन कर रहे हैं, रटते जा रहे हैं, ठीक है। एम एन संख्याओं के एक निकाय। निकाय का मतलब होता है, निकाय हिंदी का शब्द है, कभी कभी समझ में नहीं आता, सिस्टम। निकाय सिस्टम को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभ में आयताकार। ये आप अपनी कॉपी पे लिखो, आपके हाथ में कॉपी और पेन है? आप कॉपी लो, पेन लो, और जो मैं लिख रहा हूँ वो अपनी कॉपी में लिखो। यस सर। आयताकार सारणी, रेक्टेंगुलर अरे, इसका कोई मतलब नहीं है। आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित व्यवस्थित करने को एम इंटू एन क्रम या कोटि, क्रम बोलते हैं या कोटि बोलते हैं, का आव्यूह कहते हैं। लिख लिया आपने अपनी कॉपी पे? हेलो। यस सर लिख दिया। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ। देखो, क्या है, एम और एन, ये दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं से मेरा मतलब है कि एम है वो पंक्तियों की संख्या है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही कॉपी पे नोट करो। एम है वो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या, ठीक। और एन है वो स्तंभों की संख्या है। अच्छा, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इसी डेफिनेशन में ये है, ये अलग से दूसरे कलर के पेन से, चलो मैं ही दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। नहीं सर लिख लूँ। चलो मैं कर देता हूँ, ये स्तंभों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, पंक्तियों की संख्या, ठीक। का एक निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, समूह। जैसे मान लो 5 संख्याओं का या 5 गायों का निकाय, गायों के निकाय से एक निकाय है, एक सिस्टम है जिसमें 5 गाय हैं, 5 काव यानी गाय खड़ी हैं या बैठी हैं, जो भी है। तो मतलब समुच्चय, एक तरह से समूह, ठीक। इस समूह, एम मतलब एम पंक्तियों और एन स्तंभों की संख्या का एक समूह होता है क्या, मैट्रिक्स। कैसे? मान लो ये कोई, मैंने बता दिया, कोई एक फैक्ट्री है। अभी मैं थोड़ा इसे ऊपर करूं। एक कोई फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री,
यहाँ पर मैन और वूमेन। को थोड़ा ढंग से बना दो जिससे आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पे 35, 36, 45 इतने मैन काम करते हैं, और 35 एक, और दूसरे उसमें 36, तीसरे राउंड में 45। जैसे राउंड चलते हैं ना कि एक शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, ऐसे ही वुमेन की अगर बात करें तो 30, 25, 20। पहली शिफ्ट में 30, दूसरी शिफ्ट में 25, तीसरी शिफ्ट में 20। ये वुमेन काम करती हैं। तो इसका जो समूह बना इस पूरे का कि फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, तो इस समूह को ही पूरे को मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोल देंगे, आव्यूह। ऐसे ही आप स्कूल में गए होगे और अभी भी जाते हो, लेकिन जब बचपन में जाते थे तो आपकी जैसे प्रेयर हो रही है मॉर्निंग में क्लास शुरू होने से पहले, तो आपको पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता था, ठीक। तो पंक्तियों में जो व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, आपका आव्यूह, ठीक। इसे ही आव्यूह कहते हैं, ठीक। अब मैथमेटिक्स में इसका यूज क्यों किया जाता है, पंक्तियों में मतलब कुछ गणितीय करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, ठीक। उसके बारे में हम आगे समझते हैं। अभी आप ये समझने में आया आपको कि मैट्रिक्स होता क्या है। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये आपका मैट्रिक्स होता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स की मैं आपको अब लिखना सिखाता हूँ। मैट्रिक्स जैसे ये आपकी कोई मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स को मैं प्रदर्शित करने के तरीके बताता हूँ। एक को मैट्रिक्स इसके अंदर लिखा जाएगा, ये एक मैट्रिक्स होती है, मतलब यहाँ पर संख्याओं को लिखा जाता है स्टेप्स में, ठीक। ये आपकी मैट्रिक्स होती है। और ऐसे भी बनाई जाती है मैट्रिक्स, ठीक, और ऐसे भी बनाई जाती है मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या क्या रखा जाता है वो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर रखने का एक नियम होता है। जैसे आपको संख्याएं दे दी जाती हैं, अब उन संख्याओं को इसके अंदर लिखते हैं। जैसे मान लो हमने इसमें ये जो आपकी पहली संख्या ये है, ये आपकी पहली संख्या है। यहाँ पे हमने कोई संख्या भर दी A11, A22। अब ये 11 का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। A22, A22 नहीं, A12, A13, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे A21, A22, A23। ये एक प्रॉपर ऑर्डर होता है एक मैट्रिक्स को फिल करने का, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है क्योंकि Aij जहाँ I इक्वल टू रो और j इक्वल टू कॉलम। रो का मतलब समझते हो, पंक्तियां। यस सर। कॉलम का स्तंभ। स्तंभ, ठीक है। ये आपका मतलब होता है। तो आई यहाँ पे ith एलिमेंट जो लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, ठीक। तो आपकी रो जो हो गई वो आपकी फर्स्ट रो हो गई। कौन सी रो हो गई, फर्स्ट रो हो गई आपकी। अच्छा 1 मिनट, ये बैकग्राउंड शोर नोज हो रहा है, इसको मैं थोड़ा। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, रो आपकी ये जैसे हमने आपको आई की वैल्यू दे दी 1, ठीक है। 1 आई की वैल्यू है, तो यानी आपकी ये फर्स्ट रो हो गई, ठीक। अगर जे की वैल्यू हमने 1 दे दी तो कॉलम कौन सा हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया।
ये बात समझ में आई? जैसे सर। ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक। आपकी ये आपकी पंक्तियां हैं, ठीक। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये पूरी रो फर्स्ट रो, ये पूरी रो सेकंड रो, ये पूरी रो थर्ड रो, ठीक। ये आपकी रोज है, क्या है? रो मतलब पंक्तियां, ये पंक्तियां मतलब सीधी सी बात है कि ऊर्ध्वाधर अगर हम सीधा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, क्षैतिज समझते हो? क्षैतिज का मतलब होता है फर्श पे, जो आपका फर्श है जिस पे आप अपने पैर रखे हो, ये पूरा क्षैतिज है, ठीक। तो जो क्षैतिज स्थिति में चलती है वो होती है आपकी रो, ठीक। जो ये है ये आपकी रोज है। अब बात आती है कॉलम। तो ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम। बात समझ में आई? हेलो। यस सर, आई सर। अब देखो हम आगे बताते हैं कि अब जो पहले कलर चेंज कर दूं, ये वाला एलिमेंट है जहां से मैंने लाइन की, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई की वैल्यू क्या है? आप बताओ मुझे आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे कौन सी रो है ये? ये फर्स्ट, ये वन वन है। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है, इसलिए आई ये की फर्स्ट वैल्यू भी वाला। वन होगी, जे की वैल्यू भी वन होगी, ठीक है। ऐसे ही इस वाले पॉइंट, इस वाले इसमें जो आपका अंक आएगा ए आई जे, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर वन वन सर। नहीं, यहाँ पे आपकी रो, ए, रो तो आई की वैल्यू वन होगी, जे की वैल्यू कितनी होगी? जे की सर वन ही हुई। नहीं, का ये कॉलम देखो ना, ये फर्स्ट कॉलम ये वाला था, है ना? यस सर। फर्स्ट कॉलम, ये वाला कॉलम सेकंड कॉलम है, यस सर, ये अच्छा वाला सेकंड दो आई। दो आएगी और इसमें वन और थ्री आएगी। आई की वैल्यू वन होगी और जे की वैल्यू थ्री होगी इस वाले में। थ्री अब हुई। नीचे आएंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आई की यहाँ वैल्यू क्या होगी? कितनी हो जाएगी? दो आई सर, दो। दो आएगी। जे की वैल्यू कितनी आएगी? वन। वन, ठीक। यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पर दो आई सर, आई की वैल्यू टू। और जे की वैल्यू, टू। कॉलम कौन सा है ये? टू। ऐसे ही ये पूरा टू। फिल किया जाता है, ठीक। ऐसे ये पूरा फिल किया यस जाता सर। है, ठीक है। अब ये मैंने सीधे सीधे आपको 3x3 का बता दिया, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब ये की चीज क्या होती है ये मैं अभी बताऊंगा। अभी आप फिल करना सीख गए कि इसमें कैसे हम अंकों को फिल करेंगे। आपको क्या दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा कि A11 की वैल्यू 4 है, A12 की वैल्यू मान लो कोई 5 है, और A13 की वैल्यू कुछ 6 है। तो इसे आपको अब मैट्रिक्स में फिल करना है। आप सिंपली एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 1 की वैल्यू लिख देंगे 4, 1 2 की वैल्यू लिख देंगे 5 और 1 3 की वैल्यू लिख देंगे 6। अब इसमें और कोई रो तो दी नहीं गई है, केवल फर्स्ट रो दी गई है। फर्स्ट रो मुझे कैसे पता चला? देखो आई की वैल्यू देखो, सब में वन है, सब में आई की वैल्यू वन है ना? वन। इस वजह से ये केवल फर्स्ट फर्स्ट रो है, तो केवल ये इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, ठीक। अब ये सब कुछ आप लिख लो, इस पे जो मैंने लिखा है आपने कॉपी पे लिखा है? ऊपर करूं क्या? ऊपर वाला आपका छूट गया हो तो। नहीं सर, ये बस इतना ही लिख रहा। हाँ तो लिख लो, और आप समझ के लिखना जिससे आप भूलो नहीं बाद में पढ़ो तो। यस सर। आप इंग्लिश की कोचिंग हेमराज सर से पढ़ते हो? यस सर। अच्छा, तो आप जो कल वो पीयूष नाम का बच्चा आया था उसे नहीं जानते? आते हैं सर। अच्छा,
तो आप लगभग 5 लोगों ने आपने फॉर्म फिल किया था, और उनमें से 2 आए, आज पीयूष नहीं आया, शायद आउट ऑफ स्टेशन होगा। लिख लिया आपने? तो आगे बढ़ूं मैं। हाँ सर बढ़ो। अच्छा, अब मैं बात करूंगा। मैंने आपको अभी केवल आव्यूह की डेफिनेशन बताई है, आव्यूह होता क्या है, ठीक। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। उसे भरना बता दिया। अब जरूरी नहीं है आव्यूह इतना बड़ा ही हो, ठीक। एक अगला टर्म आता है आव्यूह का, आव्यूह का क्रम या कोटि, जिसका अभी हमने डेफिनेशन में जिक्र किया था। अब ये क्या बला होती है, देखो। आव्यूह जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा हो। आव्यूह 2/2 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है। ये अलग अलग है। 2/2 का आव्यूह हो सकता है। अच्छा, 1/2 का आव्यूह हो सकता है। अच्छा, 3/3 का हो सकता है। अपने कोर्स में केवल 3 तक आएगा, 3/2, ठीक, 2/3, इतना ही आएगा, ठीक। आपको एक आध क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखाई दिया जाए 4/4 या 4/5, तो उसे नेग्लेक्ट कर देना, उसका कोई मतलब नहीं है। जेई में भी 4/4 का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आपके कोर्स में 12th यस तक सर। केवल 3/3 तक और 2/3 तक है, ठीक। अब ये क्या होता है, ये होता है आव्यूह का क्रम। अब इसमें 2 पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, 3/3। तो ये जो 3 है, ठीक, ये तो है एम, एम मतलब रो, ठीक। ये वाला ये है एन, मतलब कॉलम। अच्छा, ये तो अब दोनों सेम थे, इसमें पता नहीं चल रहा था। इसमें देखो, ये जो 2 है, ये है एम, एम मतलब रो। 3 है, वो है एन, एन मतलब कॉलम। अच्छा, अब एक बात आपने याद कर ली, जो m/n का ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब क्रम होता है या कोटि होती है, m जो होता है वो होता है रो, और n जो होता है वो होती है कॉलम की वैल्यू। है ना, समझ में आई ये बात? यस सर। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो आपको 2/3 की आव्यूह बनानी है, और उसके एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मतलब उसके अंदर जो भरे जाने वाले जो उसके अक्षर हैं, जो भी उसमें तत्व हैं, वो ये हैं A1, A2, A3, A4। अब 2/3 की है, तो आप पहले तो एक बॉक्स बनाओगे, ठीक। अब वो बॉक्स कितने का होगा, 2/3 का। यानी उसमें रो कितनी होंगी, रो और कॉलम कौन सा होगा, आप मुझे बताओ। रो कौन सा होगा और कॉलम कौन सा होगा? रो सर, A1 A2 A3, ये सीधा रो हुआ। नहीं नहीं, ये तो मैंने एलिमेंट लिखे हैं ऐसे ही। इसमें ये भरूंगा। इनमें बताओ, ये 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, इसमें से रो रो यस सर। रो की वैल्यू क्या है? 2 और 3। नहीं, 2, जो रो की वैल्यू है वो है 2। तो इसकी तुलना हम m/n से करेंगे। जो पहले जो शब्द आता है, जो पहले जो अक्षर आता है हमेशा, और वो होती है आपकी रो, और जो बाद में आता है वो होता है आपका कॉलम, ठीक है। ये चीज सीख के, पहले जो आती है वो रो और बाद में आता है वो कॉलम। यानी कि इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, एक रो और ये दूसरी पहली रो,
ये दूसरी रो। ठीक, कॉलम की संख्या इसमें 3 है, 3, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। ठीक, एलिमेंट इसमें कितने आएंगे, 6, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट और बढ़ा दो। ठीक, अब इन्हें सीधे सीधे इसमें भर दिया जाएगा। ठीक, A1, A2, A3, A4, A5, A6। अच्छा, अभी मैंने इनके साथ कोई भी प्रतिबंध नहीं किया था। प्रतिबंध का मतलब क्या है, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि A1, A2 और A3 रो में आएंगे और A4, A5, A6 कॉलम में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला था। जो जहां मर्जी चाहे वहां भर सकते हो, इसलिए जहां मर्जी हुई वहां मैंने इसे भर दिया, मन से भर दिया। क्यों भर दिया मन से, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं था। ये बात समझ में आई? ठीक है, आपको आपको मैट्रिक्स भरना समझ में आ गया? मैट्रिक्स हाँ सर आ गया। आव्यूह का क्रम समझ में आ गया? क्रम क्या होता है? अगर मैं आपको एक आव्यूह दूं, एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया इसका, ये एक आव्यूह है, 1 2 3 4। ठीक, अब इसका मुझे क्रम बताओ, इसमें m और n की वैल्यू बताओ क्या होगी? सर 2 into 2। हाँ, 2 into 2। बहुत बढ़िया, तुमने मजा कर दिया, मन खुश कर दिया तुमने, पहली बार में आंसर दे दिया। इसकी वैल्यू होगी 2 into 2। ठीक, अब अब हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। 1 2 3 5 4 3। इसमें बताओ m और n की वैल्यू। सर 2 into 3। 2 into 3, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है आपका। ठीक, यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें m और n की वैल्यू। 3 into 2 सर। 3 into 2, बिल्कुल सही। ठीक है, आपको मतलब समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, आपने यस बिल्कुल सर। आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गई ये बात। ठीक, अब थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तो एनसीईआरटी शो हो रही है आपको? यस सर। हाँ, आव्यूह, उन्होंने एक एग्जांपल लिया है, हाँ, ये वाला, ये एक बार पढ़ के देखो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो इसे। चलो मैं पढ़ता हूँ। अब मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके 2 मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं तथा कलमों को निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक, तो राधा के पास कलम, फौजिया के पास और सिमरन के पास ये यस सर। पुस्तिकाएं और ये कलम है। ठीक, अब इन्होंने पुस्तिका अलग लिख दी, कलम अलग लिख दी। ठीक, ये सभी कलम है और ये पुस्तिकाएं। अब ये बोल रहे हैं इसे यस निम्नलिखित ढंग से व्यक्त करो, मतलब ये मैट्रिक्स में लिखवा रहे होंगे। ये तो मैंने आपको सिखा दिया था, फैक्ट्री वाला एग्जांपल लिया था मैंने, फैक्ट्री, यस सर। तो इसे ऐसे मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब लेते हैं S। इसमें इस क्रम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, वही इन्होंने बताया है। अगला एग्जांपल देखते हैं, इनका एक एग्जांपल था मुझे बहुत अच्छा लगा था,
मैं सोचा था ये लूंगा क्लास में। हाँ ये रहा। ये क्वेश्चन पढ़ो आप। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3 फैक्ट्रियां 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। और सूचना क्या है? सूचना ये है कि पुरुष कर्मी ये हैं, महिला कर्मी ये हैं। क्वेश्चन इसे लिख लो आप, अपनी कॉपी पे लिखो इसे। यहाँ से 3 फैक्ट्रियों 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। कॉपी पे लिखो इसे। लिख रहे हैं। ये इसकी लिख आपकी लिया। ये डाटा लिख लो अब, जो डाटा दिया है। उपरोक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? इस पे अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप देखते हैं सही आंसर दे पाते हो या नहीं। हो सकता है आपकी बुक में भी हो, क्योंकि यूपी बोर्ड का पैटर्न अब बिल्कुल एनसीईआरटी कर दिया है। मेरे पास जो पुरानी वाली यूपी बोर्ड की बुक थी वो है, और शायद एनसीईआरटी पैटर्न है, सेम पैटर्न है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और लिख लिया? सर अच्छा, आपको क्या समझ में आया ये बताओ, मुझे खुल के बताओ। जो भी गलत सही समझ में आया वो बताओ कि ये पूछना क्या चाह रहा है। सर ये चाह रहा है तीसरी पंक्ति और पहले का वो। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि। प्रविष्टि का मतलब होता है जो भी उसमें भरा गया है, जो भी भरा गया है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जो भी भरा गया है, भरा गया है, फिल किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इसकी मैट्रिक्स बनानी चाहिए। अपनी कॉपी पे मैट्रिक्स बनाओ और ये डाटा लिख दो उसमें। 30 25 27 सीधे के सीधे लिख देना है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक। अब आप मुझे बताओ तीसरी पंक्ति कौन सी है? जो तीसरी पंक्ति। पंक्ति है ये 27 और 26 वाली। हाँ ये है आपकी तीसरी पंक्ति। हमने तीसरी पंक्ति चूज कर ली। तीसरी पंक्ति। अब ये बोल रहा है दूसरे स्तंभ। दूसरा स्तंभ कौन सा है? सर ये और 25 31 और 26। ये है दूसरा स्तंभ। अब इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है दोनों में, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में? 26 है। 26। तो ये वही पूछ रहा है प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, यानी ये 26 है। ये हमें क्या बता रहा है? प्रविष्टि मतलब बता दिया मैंने, जो भरा गया है उस जगह पे। उस जगह पे क्या भरा गया है? 26। अब ये पूछ रहा है ये क्या प्रकट करता है। ये क्या प्रकट कर रहा है? क्या प्रकट कर रहा है ये? फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या। ठीक। ऐसा फैक्ट्री में महिला कर्मी संख्या। महिला कर्मियों की संख्या लिख लो। ये अच्छा एग्जाम्पल है, आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर ये एग्जाम्पल जैसे ही हो गया। अब आपको ये कोई डाउट नहीं आएगा कि मैट्रिक्स क्या चीज होती है, इसमें आपको डाउट नहीं आएगा। इसे ब्लैक बोर्ड पे साफ तरीके से लिखूं या यहीं पे आप लिख लोगे कॉपी पे? लिख लिया सर, लिख लिया। ओके, लिख लिया। यस सर। अच्छा, तो ये अच्छा आंसर भी दे
लिख लेते हैं। क्या दिया है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि खाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है। ठीक है, यही हमारा आंसर था। अच्छा, ये आपका है जो ये वाला, ये आपको 11th में आपका एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या, परम्यूटेशन और एंड कॉम्बिनेशन, मतलब क्रम से संचय, नाम सुना होगा, क्रम से संचय, ऐसा नाम सुना। क्रम से संचय। ठीक, तो ये उससे है, तो ये आपने पढ़ा नहीं है, तो इस वाले को मैंने यहाँ छोड़ दिया और 12th के बोर्ड में आएगा भी नहीं। आपका ये करवा दूंगा जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा ना, इसे लिख लेना। प्रोबेबिलिटी में आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्या, प्रायिकता। जब प्रायिकता पढ़ाई जाएगी, प्रायिकता वैसे होगी नहीं आपके उसमें, और अगर एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया तो हो सकती है, तो आपको प्रायिकता में ये बताया जाएगा। ठीक, अब ये आपका अगला है। ऐसा हाँ, तो आपका एनसीईआरटी पैटर्न मतलब पूरा हो गया है, तो आपकी प्रायिकता होगी। तो कॉनिक सेक्शन हटा दिया होगा, सांकव, सांकव नहीं होगा उसमें। हेलो, हाँ सर, शायद नहीं। हाँ सर। हाँ सांकव हटा दिया हो, लेकिन सांकव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23% वेटेज होता है उसका आईआईटी जेई में। सांकव, सांकव, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इस सबको मिला ले। हम आपको इसलिए सांकव पढ़ाएंगे। ठीक, हम पढ़ा तो बोर्ड के लिए रहे हैं, लेकिन जब आपका रिवीजन कराएंगे ना, तो रिवीजन के टाइम पर सांकव का रिवीजन नहीं कराएंगे, जब 2-3 बार रिवीजन होगा। बाकी बोर्ड के जब तक हम नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं तब तक हम सांकव पढ़ा देंगे। ठीक है, और अब आपका ये वाला एग्जाम्पल आया, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो ये वाला। एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इस, ये जो आपका एक समीकरण दिया गया है, द्वारा प्रदत्त मतलब इसके द्वारा भरे जाएं। मतलब इसमें कुछ समझ में आया, या फिर मैं पूरा ऐसे करके दिखाऊं? आप अपना दिमाग लगाना चाहो तो लगाओ, इसमें थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर मैं भर के दिखाऊंगा इसे। चलो, इससे पहले एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ, सिंपल सा है ना। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा वो मिलेगा कि हाँ कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं कराता हूँ आपको एक ऐसा ही एग्जांपल। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, एक अवयव की रचना करो, निम्नलिखित के अनुसार। अब निम्नलिखित क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये वाला एग्जाम्पल तो मैं ही कराने वाला हूँ आपको पूरा। लिख लो, ये क्वेश्चन लिखो, ये बुक में नहीं है, ये मैंने अभी के अभी बनाया है, पूरा लिखो। इसमें क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, ये आपकी मैट्रिक्स है, और इसमें जो एलिमेंट हैं आपको कैसे फिल करने हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने बनाना भूल गया, इसमें आपको ऑर्डर मेंशन करना पड़ेगा। ऑर्डर तो लिख लो, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, क्रम। क्रम इसका लिख लो, 3/2 की कर लो, 3/2 की करो या 2/3 की, आप बताओ। सर 2/3 ही है। 2/3 की कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 पंक्तियों की, पंक्ति 3। हाँ 3 स्तंभ होंगे। ठीक, अच्छा ये लाइनिंग जो मैं कहता हूँ, ये अब आप मत करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक,
अब मान लेते यस सर। हम 1 1 से शुरू करेंगे। ये वाला कॉलम क्या होता है? 1 1, ये होता है 1 वन 2, ये होता वन है टू 1 ये 3, 1 3 ये होता है आपका ये 2 टू 1, 1 ये होता है 2 टू 2, टू ये टू होता है टू 2 3 3। सबसे पहले हम i की वैल्यू 1 रखते हैं और j की वैल्यू 1, यानी पहले कॉलम के लिए। तो 1 1 इक्वल टू i की वैल्यू क्या है? 1, j की वैल्यू क्या है? 1, इक्वल टू कितना हो गया? 2, यानी कि इस कॉलम में आपका 2 आएगा। ठीक, अब हम i की वैल्यू क्या रखते हैं? 1, और j की वैल्यू क्या रखते हैं? 2। इसका मतलब i प्लस j, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, क्या आएगा? 3। 3 इसमें 3 लिख दो। अब हम i की वैल्यू क्या रखते हैं? 1, j की वैल्यू क्या रखते हैं? 3। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, कितना आएगा? 4 4। अब हम i की वैल्यू कितनी रखते हैं? 2, j की वैल्यू 1, कितना आएगा? 2 प्लस i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, 2 प्लस 1 3। ठीक, अच्छा थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिखाई दे। अब हम क्या कहते हैं? अब क्या आया? i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, कितना आएगा? 2 प्लस 2, कितना आएगा? 4। अब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, कितना आएगा? 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 5। तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये आंसर। अच्छा, ये आप पूरा लिख लो अच्छे से, उसके बाद वो वाला एग्जाम्पल करना। सब कुछ दिखाई दे रहा है? कॉपी पे लिख लो। यस सर, लिख रहे हैं। जब हो जाए तो ये बता लिख दे। लिया सर। लिख लिया? यस अच्छा, सर। अब ये वाला एग्जाम्पल आप कर लोगे, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी?